चले देखिए, इधर इधर बात नहीं है। कल हम लोग यंग का दी स्लिट प्रयोग हम लोग पढ़े थे ना, सिंगल स्लिट प्रयोग। हम लोग कल यंग का एक्सपेरिमेंट देखा था, यंग ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे व्यतिकरण प्रतिरूप में जो दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनते हैं, उन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है और उनकी स्थिति क्या होती है। जैसे आपने यंग के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, पर्दे पर पट्टियां बन रही थी एकांतर क्रम में, डार्क व्हाइट करके। उन पट्टियों को हम फ्रिंज बोलते हैं। तो उन पट्टियों की चौड़ाई क्या होगी, ठीक, और उन पट्टियों का स्थिति क्या होगा, कितनी दूरी पर बनेंगे, ये चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज का हमारा जो हेडिंग है वो ये है, व्यतिकरण प्रतिरूप में। हेडिंग लगा लें, व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई तथा स्थिति। ठीक है, जो यंग के सिंगल स्लिट प्रयोग में जो आपने देखा, जो डार्क फ्रिंज पट्टियां बन रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त। और जो व्हाइट पट्टियां बनती थी उसको हम लोग कहते हैं दीप्त। दीप्त मतलब जो चमके, और अदीप्त का मतलब जो चमके न। तो उसमें दो पट्टियां थी, एक डार्क में देखे होंगे और एक व्हाइट में। तो व्हाइट वाले को दीप्त और डार्क वाले को अदीप्त। ठीक है, उन्हीं पट्टियों की चौड़ाई निकालनी है और स्थिति निकालनी है। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम एक सिंगल स्लिट लेंगे, यानी एक दिक रेखा छिद्र लेंगे। यहां पर एक दप्ती लेंगे और उस दप्ती में दो बारीक छिद्र कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। इसी को हम बोलते हैं दिक रेखा छिद्र, और इसको नाम दे देंगे S1 और S2। ठीक है, दोनों छिद्रों के बीच कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं वो दूरी है स्मॉल d। ठीक है, इस S1 और S2 से लंबवत कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब जो भी व्यतिकरण प्रतिरूप होगा वो इस पर्दे पर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखना यह है कि जो S1 और S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं इस पर्दे के पॉइंट C पर पहुंचेंगी, क्या उनके बीच पथांतर होगा, इस पॉइंट को हम O मान लें। ठीक है, जब आप इस S1 और S2 पर एक वर्णी प्रकाश डालेंगे तो आप सभी को पता है कि S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे और ये द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करेंगे। यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर C तक पहुंचेंगी। ठीक है, ऐसे। तो जब ये C पर पहुंचेंगी तो क्या इनके पथ के बीच कोई अंतर होगा, दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर है या कोई बड़ा या छोटा है, बराबर है। ठीक है, तो जब दोनों की लंबाई बराबर है तो इनके बीच पथांतर क्या होगा, शून्य। पथांतर क्या होगा, शून्य। ठीक है ना। अब देखो, कल हम लोग दीप्त क्या नाम है,
संपोषी व्यतिकरण के लिए यंग के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा, जो संपोषी व्यतिकरण जहां जहां होता है वहां दीप्त फ्रिंज बनती है। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हम लोग निकाले हुए हैं एन लैम्डा, निकाले है ना। संपोषी व्यतिकरण के बीच पथांतर कितना होता है, एन लैम्डा, और इस एन का मान भी आपको पता है 0 1 2 3 डाटा यही होता है। अगर एन की जगह आप 0 रखोगे तो पथांतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये किसके केस में है, संपोषी व्यतिकरण के केस की बात हो रही है। और जहां संपोषी व्यतिकरण होगा वहां जो फ्रिंज बनेगा वो दीप्त बनेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच पथांतर क्या है, शून्य है। और पथांतर जब शून्य होता है तो व्यतिकरण कौन सा होता है, और जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो फ्रिंज कौन सी बनती है, दीप्त, सही है ना। जब दो तरंगों के बीच पथांतर जो है शून्य हो जाए या लैम्डा हो जाए, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा हो जाए, 3 रखोगे तो 3 लैम्डा हो जाए, ऐसे अगर दो तरंगों के बीच पथांतर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर हमेशा क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। और जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता अधिक होगी, अर्थात जो पट्टी बनेगी, फ्रिंज बनेगा, वो कौन सा बनेगा, दीप्त फ्रिंज बनेगा। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा आपने विनाशी व्यतिकरण में पथांतर निकाला होगा, उसका फॉर्मूला देखा होगा आपने, λ/2 ब्रैकेट में 2n माइनस, ये था विनाशी व्यतिकरण का पथांतर, आपने ये निकाला था, ठीक है। अब यहां अगर n का मान 1 2 3 डॉट डॉट रखेंगे, तो अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, λ/2 आएगा ना। देखो 1 रखोगे 2 1 करना, 2 में से गया 1, 1 में λ/2 का गुणा करोगे λ/2। अगर यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूना 4, 4 में से गया 3, 3 λ/, अगर 3 रखोगे 3 दूना 6 में से गया 5 λ/। तो अगर दो तरंगों के बीच ये पथांतर आ रहे हैं, ठीक है, ये पथांतर आ रहे हैं, तो वहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता न्यूनतम होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी तो जो पट्टी बनेगी वो डार्क बनेगी, अर्थात अदीप्त फ्रिंज बनेगा। क्लियर है ना। तो यहां पर तो फिक्स हो गया कि कौन सा फ्रिंज बनेगा, कौन सा फ्रिंज बनेगा, दीप्त या अदीप्त, दीप्त बनेगा, क्योंकि S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच कोई पथांतर नहीं है, पथांतर शून्य है, और शून्य पथांतर पर जो फ्रिंज बनता है वो दीप्त फ्रिंज बनता है। तो ये फिक्स है कि यहाँ पर C पर जो फ्रिंज बनेगा वो दीप्त होगा, ठीक है। और यह दीप्त फ्रिंज को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, क्या बोलेंगे, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज इसको बोलते हैं, क्योंकि यह देखिए एकदम सेंटर में बना है, ठीक है। S1 और S2 से जाने वाली बीच से जो रेखा जा रही है ना, उसी पर बना है, तो इसको हम बोलेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ये तो फिक्स है, यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ और यहाँ से तरंगे यहाँ पर पहुंचेंगी तो उनके बीच पथांतर हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और जब शून्य पथांतर होता है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और संपोषी व्यतिकरण से फ्रिंज क्या बनती है, दीप्त। तो यहाँ पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बना, ठीक। अब यहाँ पर इसी पर्दे पर एक और हम पॉइंट लेंगे, मान लो ये पॉइंट P है जो C से x दूरी पर है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो P पर फ्रिंज बनेगा वो दीप्त होगा कि अदीप्त होगा, ठीक। उसके लिए S1 से द्वितीयक तरंगिकाओं को यहाँ पर डालेंगे और S2 से द्वितीयक तरंगिकाओं को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। पहले S1 S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं C पर आई, उनके बीच पथांतर शून्य हुआ, तो पता चल गया कि यहाँ जो फ्रिंज बनेगा वो दीप्त फ्रिंज बनेगा, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहेंगे। अब इसी पर्दे पर C से x दूरी पर एक बिंदु हमने लिया P। अब इस P बिंदु पर दीप्त अदीप्त फ्रिंज का स्पष्टीकरण करेंगे।
यहाँ पे दीप्त बनेगा कि अदीप्त बनेगा। ये जानने के लिए हमें इन दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं के पथांतर को निकालना पड़ेगा। ये तो फिक्स है, इसमें पथ में अंतर है कि नहीं है? एक लाइन देखो बड़ी है और एक लाइन, तो पथ में तो अंतर है ना। कितने का अंतर है? तो S1 से इस बड़ी वाली लाइन पे लंब डाल दो ऐसे, मान लो ये लंब है n, SN। अब लंब जब डाल दोगे तो ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएगी और ये उनके बीच का अंतर आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे पथांतर। इसी को हम बोलेंगे क्या? पथांतर। अगर इस पथांतर का मान, ध्यान से सुनना, अगर इस पथांतर का मान n लैम्डा के बराबर रखोगे, ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिंज बनेगा वो दीप्त होगा। और यदि इस पथांतर का मान इसके बराबर रखोगे तो यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगा वो, समझ में आ गई बात? कब दीप्त बनेगा और कब अदीप्त बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा? पथांतर। ठीक है, तो हमें पथांतर को ज्ञात करना होगा। और फिर एक बार संपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर रखेंगे और एक बार विनाशी व्यतिकरण के। तो ये आप पढ़ चुके हैं पीछे दोनों फार्मूले, एक बार आपको यहाँ पे याद बस दिलाया हमने। अब ध्यान देना, इसका कैलकुलेशन अब समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे? मानेंगे कि S1 और S2 दो रेखा छिद्र हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? D है। S1 और S2 से लंबवत कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो नोट करते रहें। माना S1 व S2 दो रेखा छिद्र हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों छिद्रों के लंबवत OC बराबर D दूरी पर एक पर्दा है जहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। S1 और S2 क्या है? एक रेखा, दो रेखा छिद्र हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों छिद्रों के लंबवत OC बराबर d दूरी पर एक पर्दा है जहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, जब S1 और S2 पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो S1 S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं C पर बिना पथांतर के पहुंचती हैं जहां संपोषी व्यतिकरण होता है और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे जब S1 व S2 पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो S1 व S2 से
निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं तरंगिकाएं बिंदु C पर बिना पथांतर के पहुंचती हैं, बिना पथांतर के पहुंचती हैं, जहां समपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज बनता है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, सी पर कौन सा फ्रिंज बनता है? दीप्त फ्रिंज, और इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ठीक है, अब देखो सी से x दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का क्या करेंगे? स्पष्टीकरण। तो लिखेंगे पर्दे पर C से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे कि दीप्त होगा कि अदीप्त होगा। ठीक है, इसके लिए ध्यान से देखना, इसके लिए देखो द्वितीयक तरंगिका S2P और S1P का क्या निकालेंगे? पथांतर। क्या निकालेंगे? तो इसके लिए S2P और S1P द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर ज्ञात करते हैं। इनका पथांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, पथांतर कैसे निकलेगा? देखो पथांतर, ध्यान से सुनो, अब कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। पथांतर बराबर क्या होगा? S2P माइनस S1P। ऐसे नहीं करोगे, S2P में से S1P क्या करोगे? घटा लोगे। अब जो अंतर आएगा वो किसके बराबर आएगा? है S2N के, यही ना अंतर आएगा। तो पथांतर क्या हो गया? पथांतर हो गया S2N। ठीक है जी, मान लो ये एंगल थीटा है और इसको भी अगर ऐसे मिला दोगे तो ये भी एंगल का बनेगा? थीटा। दोनों ज्यामिति के अनुसार बराबर होंगे। ठीक है, तो S2N की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? एक समकोण त्रिभुज बना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज
S1 n S2 S1 n S2 से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, लंब है S2n, कर्ण है S1 S2। हमें S2n चाहिए, इसका इधर गुणा कर दो, हो जाएगा S2n बराबर S1 S2 साइन। अब देखो S1 S2 की लंबाई कितनी है, तो लिख दोगे d साइन थीटा, यानी S2n का मान हो गया d साइन थीटा, और S2n क्या है, पथांतर, यानी पथांतर बराबर हो गया d साइन। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कोण S2 S1n और POC दोनों कोण ज्यामिति से क्या होंगे, बराबर। ध्यान देना, कोण S2 S1n S2 S1n बराबर होगा कोण POC, PO किससे, ज्यामिति से। ठीक है जी, ये दोनों बराबर हों। अगर ये दोनों कोण छोटे हों, यदि ये कोण क्या हो, छोटे हों, तो क्या होगा समझना। अगर मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, समझना, और ये कोण छोटा हो जाए, छोटा होने का मतलब ये तो लंब है, ये आधार है, और ये तो अगर ये कोण बड़ा होगा तो लंब की ऊंचाई कुछ और होगी, आधार कुछ और, कर्ण कुछ और होगा। लेकिन अगर सोचिए अगर ये कोण बहुत छोटा हो जाए और छोटा हो जाए, तो कर्ण और आधार लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। अगर कोण छोटा हो जाए तो जो कर्ण होगा और आधार वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम इस कोण को लेकर के साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यदि हम टेन थीटा लिखें तो वो होता है आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। होता है कि नहीं होता है जी। लेकिन अगर कोण छोटा होगा तो कर्ण और आधार लगभग क्या हो जाएंगे, तो हम चाहें तो आधार को कर्ण लिख सकते हैं ना, छोटे कोण में आधार कर्ण के क्या हो जा रहा है, तो हम आधार के जगह कर्ण लिख सकते हैं ना। तो साइन का लंब बटे कर्ण, टेन का भी हो गया लंब बटे कर्ण, इसका मतलब साइन और टेन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। समझ में आई बात। तो देखिए यदि ये कोण छोटा है तो साइन थीटा टेन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, दोनों तरफ डी से गुणा कर दें, स्मॉल डी से, तो ये हो जाएगा डी साइन, और इधर भी हो जाएगा डी टेन। बोलो ऐसे होगा डी साइन थीटा बराबर, और ये भी ध्यान रखना डी साइन थीटा, यहां देखो S2n है और S2n क्या है, तो इसका मतलब हम चाहें तो यहाँ पथांतर लिख सकते हैं ना, यानी डी साइन थीटा क्या है, पथांतर है। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पथांतर। समझ में आई बात, ये पथांतर है। यहां देखो डी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी इस त्रिभुज से, लंब बटे आधार, यानी x बटे, यही होगा ना, x बटा डी। ये हो जाएगा इन तरंगिकाओं के बीच का पथांतर। क्लियर है यहां तक। अब देखो समझना आ गया। मान लो कि बिंदु P पर जो व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर व्यतिकरण हो रहा है, मान लो अगर इस संपोषी हो रहा है, तो ये जो पथांतर है वो किसके बराबर होगा, हाँ, जीरो के, केवल n लैम्डा के।
संपोषी व्यतिकरण का पथांतर सूत्र क्या है? तो अगर हम ये कहें कि P पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो ये पथांतर n लैम्डा के क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो पथांतर है वो इसी बिंदु पे निकाला गया है ना। बोलो, ये मान जो निकाला गया है वो P पर ही तो निकाला गया है, इन्हीं दो तरंगों के बीच निकाला गया ना पथांतर। तो अगर यहाँ संपोषी हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो पथांतर होगा n लैम्डा वो इसके क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तभी तो वहां संपोषी होगा। तो यहां पर लिखेंगे यदि P पर संपोषी व्यतिकरण हो तो, ठीक है, अगर P पर संपोषी व्यतिकरण होगा तो पथांतर n लैम्डा बराबर हो जाएगा dx बाई कैपिटल, ये हो जाएगा। समझ में आए? यहां से x निकालो तो d का इधर गुणा कर दोगे तो x बराबर हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d हो जाएगा। ठीक, अगर ये मान लो nवां दीप्त फ्रिंज बने, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे, तो यहां पर क्या लिख दोगे, xn। ठीक है, ये nवां दीप्त फ्रिंज है, लिखेंगे इसे nवां दीप्त फ्रिंज की स्थिति कहते हैं, यानी ये nवां दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। तो इसका अगला दीप्त फ्रिंज कौन होगा, n+1वां। भाई अगर तीसरा दीप्त फ्रिंज है तो अगला दीप्त फ्रिंज चौथा ही होगा ना, तो 3 में 1 जोड़ोगे तभी तो 4 आएगा। तो अगर ये n नंबर पे बना है यहाँ पर, ये तो हमको नहीं पता है कि ये 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे है, इनके बीच में भी तो बने होंगे, तो हमको नहीं पता है किस नंबर पे, तो हमने उसको नाम दे दिया nवां। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो अगर ये मान लो 100वां है तो इसका अगला दीप्त फ्रिंज क्या होगा, 101वां, तो 1 जोड़ोगे ना उसमें। उसी तरह अगर हमने कहा ये nवां है तो अगला दीप्त फ्रिंज n+1वां हो जाएगा। तो देखिए अगले दीप्त फ्रिंज की स्थिति, ध्यान देना, अगले दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, तो n जो लिखा है उसके जगह लिख दोगे n+1, और इस सूत्र में जहां n है वहां लिख दोगे n+लैम्डा d बाई स्मॉल, ये हो गया n+1वां दीप्त फ्रिंज और ये हो गया nवां दीप्त फ्रिंज। ठीक, अब बात आती है इस दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो 2 लगातार दीप्त फ्रिंजों या 2 लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है ना, वही फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। समझ में आई बात? एगो मान लो 100 नंबर पे बना और 101 नंबर पे एक बना, तो 101 नंबर वाले में से 100 नंबर वाले को जब घटाओगे ना तो दोनों के बीच की दूरी आएगी, और वही दूरी बताएगी कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 क्रमांगत का मतलब समझना, लगातार 2 क्रमांगत फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है। अगर फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है तो 2 ऐसे फ्रिंज का स्थान स्थिति निकालो जो लगातार में हो, और फिर अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो। मतलब समझो, चौड़ाई W बराबर AX प्लस nवां दीप्त फ्रिंज में से x nवां दीप्त फ्रिंज को घटा दो। अब देखो
W बराबर इसका फॉर्मूला ये है, तो n+1 लैम्डा डी बाई स्मॉल माइनस, और ये है n लैम्डा डी बाई स्मॉल। देखो ठीक है जी, नीचे दिख रहा। हाँ चलो देखो अब करना क्या, अगला स्टेप देखो, इधर से लैम्डा डी का गुणा n में करोगे तो n लैम्डा बटे स्मॉल, ठीक है। फिर लैम्डा डी का गुणा 1 में करोगे तो लैम्डा डी बाई स्मॉल हो गया जी, माइनस n लैम्डा डी बाई स्मॉल, ठीक है। अब देखो ये जितना प्लस है ये उतना कट गया ना, तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर कितना आ गया, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। यानी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल के आई लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये तो दीप्त का है। अब बात करेंगे अदीप्त वाले का। अगर यहाँ P पर अदीप्त फ्रिंज बन रहा होगा तो जो ये पथांतर आया है वो विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे दीप्त के लिए हमने इस पथांतर को n लैम्डा के बराबर किया संपोषी व्यतिकरण के, तो ये सब आया। उसी तरह इसी पथांतर को विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के क्या करेंगे, इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो फिर आगे इसके देखिए, अब देखना यदि P पर अदीप्त फ्रिंज बनता है तो पथांतर, जो पथांतर ये आया है ना, क्या आया है ये dx बाई कैपिटल ये आया है। ये पथांतर विनाशी व्यतिकरण लैम्डा बाई 2n माइनस इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से x निकालना है, इसका इधर गुणा करेंगे तो x बराबर देखो क्या आएगा, इसका इधर गुणा कर दो तो लैम्डा डी बाई 2n माइनस, और हाई डी जब इधर भेजोगे तो बटा में हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया nवां अदीप्त फ्रिंज, यहाँ पर xn कर दो, ये nवां अदीप्त फ्रिंज हो गया, ठीक है। तो अगला अदीप्त क्या होगा, n+1वां होगा। तो xn+1वां अदीप्त फ्रिंज जब निकालोगे तो लैम्डा डी बाई 2 n के जगह लिख दोगे n प्लस माइनस 1 और पूरे का बटा हो जाएगा डी, ठीक है जी। अब देखो इसको, देखना ध्यान से, इसको हल करते हैं यहीं पर, x n+1 लैम्डा डी बाई 2, ठीक है। और ये देखो 2 का इसमें गुणा कर दो तो क्या आएगा 2n+2 माइनस बाई 2 में से 2 घट जाएगा 1, सॉरी 2 में से 1 घटा दो तो 2n प्लस बाई डी, ये हो गया n+1वां अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, और ये हो गया nवां अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो चौड़ाई क्या होगी, इसमें से इसको क्या करेंगे, तो फिर लिखेंगे तो अदीप्त फ्रिंज की क्या चौड़ाई, और W बराबर xn+1 में से xn घटा देंगे। ये तो लिख लिए होगे, हिंदी हिंदी लिख लिए सब लोग ना, मिटा रहे हैं। हाँ ये नहीं मिटाए,
अब देखो, अब आगे देखना, W बराबर, समझो इसका मान ये है लैम्डा डी बाई टू, लैम्डा डी बाई टू, 2n प्लस 1 बाई स्मॉल माइनस, अब इसमें से यनवा दीप्त फ्रिंज ये है, वो क्या है, लैम्डा डी बाई टू, 2n माइनस ये है, सही है ना। अब इसको सिंपलीफाई करो, पहले इस पूरे का गुणा 2n में करोगे तो 2n लैम्डा और 2d हो गया जी, फिर ये प्लस, अब इस पूरे का गुणा 1 में करोगे तो यही आएगा, समझे। यहां देखो माइनस, अब इसका गुणा इसमें करो तो हो जाएगा 2n लैम्डा डी बाई टू माइनस माइनस, माइनस का माइनस में गुणा, और फिर इसका गुणा 1 में करोगे तो लैम्डा डी बाई टू, देखा। अब क्या करना है, ये टर्म देखो और ये टर्म प्लस माइनस है, कट जाएगा। अब बचा गया W बराबर जितना ये है उतना ये है, देखो दोनों का हर बराबर है ना, तो लैम्डा डी 2 लैम्डा 2 से 2, तो W बराबर क्या आया जी, बाय स्मॉल डी। ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आई कि नहीं आई, दीप्त की भी देखो वही आया होगा, अदीप्त का भी वही आया, इसीलिए तो यंग ने कहा था कि जो पर्दे पर दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनते हैं वो एकांतर क्रम में समान चौड़ाई के होते हैं। देखो उसमें लिखा गया होगा समान चौड़ाई के, मतलब उनकी चौड़ाई क्या होती है, बराबर रहेगी, मोटा पतला नहीं बनेगा, समान चौड़ाई के एकांतर क्रम में बनेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना। दोनों फ्रिंज चाहे वो दीप्त हो अदीप्त हो, उनकी चौड़ाई क्या होगी, लैम्डा डी बाई डी। एक प्रश्न और आता है इसमें कि अगर इस पूरे व्यतिकरण प्रतिरूप को हम जल में डुबा दें या किसी द्रव में डुबा दें तो इस फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, तो जब आप किसी द्रव में इसको डुबाएंगे तो फ्रिंज की जो चौड़ाई आई है ना ये घट जाएगी। कितना घटेगी, जितना उस द्रव का अपवर्तनांक होगा उतना इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो एक इसी के नीचे हम नोट कर लेंगे, यहीं पर स्टार बना के, यदि व्यतिकरण प्रतिरूप दिख रहा ना को द्रव में क्या करें, डुबा दें, तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है। और कितना घटेगी, तो देखिए W चौड़ाई है, जितना उसका अपवर्तनांक होगा उसी से भाग दे देंगे, ठीक। अब W का मान तो आपको पता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी बाई म्यू, इसको हल करोगे तो लैम्डा डी बाई म्यू स्मॉल इतनी हो जाएगी उसकी चौड़ाई। तब अगर इसको द्रव में डाल दोगे तो फिर फ्रिंज की चौड़ाई इतनी हो जाएगी, चाहे वो दीप्त हो या अदीप्त हो। क्लियर है ना सभी को। तो ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन आता है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करिए, और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, और कभी कभी ये वाला भी जोड़ देता है उसमें कि अगर व्यतिकरण प्रतिरूप को किसी द्रव में डुबा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधे लिख देना सर उसकी चौड़ाई घट जाती है। अगर पूछता है कितना घट जाती है तो जितना अपवर्तनांक होता है, ठीक है, उतने से उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्लियर सभी को, नोट कर लीजिए।